वेलकम टू बिट इनिंग। साथ में मिलकर शुरू करते हैं जिंदगी की दूसरी इनिंग। अभी कुछ दिन पहले सुमित, मैं बताता हूँ कि एक पॉडकास्ट में रिकॉर्ड कर रहा था। वो पॉडकास्ट अभी लाइव नहीं गया है। हम्म, और उस पॉडकास्ट के अंदर अजीत खुराना जी थे। हम्म, और अजीत खुराना जी से मैंने एक सवाल पूछा, और वो हम्म, पहली बार मुझे ऐसा लगा कि ज़िंदगी में कि वो फंस गए। और उनसे हम्म, मैंने सवाल, जबकि ही इज़ वेरी स्मार्ट, एंड आपको पता है वो कैसे very smart. बातों से एकदम निकलते हैं। हम्म, बट हम भी कलाकार थे, हमने भी सवाल कुछ ऐसा पूछा जिसमें उनके लिए बहुत भारी हो गया जवाब देना। हाँ, मैंने उनसे ये पूछा कि अजीत जी, आप एक जंग पे जा रहे हैं और बहुत बड़ी जंग है, सामने दुश्मन बहुत खतरनाक है, और आपको अपने उस जंग के अंदर एक सिपा सालार लेके जाना है जो कि आपके लिए जंग को जीतेगा, लड़ेगा, हम्म, फ्रंट पे लड़ाई लड़ेगा। तो आपको मैं 3 ऑप्शन दे रहा हूँ सिपा सालारों में, आपको उसमें से एक पिक करना है। तो मैंने ओ, उनको बोला, एक निश्चल शेट्टी, संदीप नैलवाल और सुमित गुप्ता, आप इसमें से किसको लेके जाओगे, अपना सिपे सालार बनाओगे? एंड ही लिटरली ही वाज लाइक कि यार मैं ना डिप्लोमेटिक होने की कोशिश करी, ये करी वो करी। मैं कहा नहीं जी, प्लेन आंसर चाहिए। एंड लास्ट में उन्होंने बोला कि मैं सुमित को लेके जाना चाहूँगा एज अ सिपह सलार। तो दैट ओ, दैट वाज लाइक अ कॉम्प्लीमेंट। जो कि वो वीडियो आने वाला है, वो ट्विटर पे जाएगा। बट उससे पहले मैंने कहा बता दूं। सो दैट इज़ द काइंड ऑफ रिस्पेक्ट दैट यू हैव अमंग पीपल, अमंग वेटरन्स, एंड अमंग इंडिविजुअल, जो कि इस इंडस्ट्री में जब कहते हैं कि ट्रस्ट किस पे करें, या ट्रस्ट किसने बनाया। तो आई थिंक ट्रस्ट को रीडिफाइन किया कॉइन डीसीएक्स ने। वेलकम है सुमित। एंड आज बहुत ही इंटरेस्टिंग ये शो होने वाला है। बहुत सारी हम्म, बातें हैं इंडस्ट्री को लेके, हम बात करेंगे। हम भारत वेब3 एसोसिएशन है उसको लेके बात करेंगे कि क्या चल रहा है उसमें, किस तरह की उसमें प्रोग्रेस चल रही है। कॉइन डीसीएक्स को जब 2022 में जब टीडीएस आया और इतना टैक्स आया, तब लोगों ने बोला एक्सचेंजेस आर गोइंग टू बी डेड। बट हेयर वी आर इन 2023। आई थिंक जो सबसे टफेस्ट साल रहा होगा, आई थिंक वो 2023 रहा होगा, 2022 और 2023। उसमें क्या कॉइन डीसीएक्स को लोग जो आकलन कर रहे थे कि डेड हो जाएगा, क्या कॉइन डीसीएक्स कहाँ पे खड़ा है? और कहते हैं क्रिप्टो के अंदर कि अगर आप डेड नहीं हो तो देर इज ओनली वन वे टू गो, एंड दैट्स अपवर्ड टू द मून। बिकॉज इफ यू आर नॉट डेड, यू आर गोइंग टू अ मून, राइट? तो क्रिप्टो में या तो आप मरोगे या फिर आप कुछ करोगे, यही हमने देखा है अभी तक, राइट? सो मैं ये भी जानना चाहूँगा वॉल्यूम्स की क्या हालात है, 2024 में क्या प्रायोरिटीज़ हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें। ये शो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, और साल के एंड में है, तो ये राइट टाइम भी होता है थोड़ा सा 2000 एक पूरे साल को ओवरव्यू करने का, और आगे क्या नरेटिव है। और ऑब्वियसली क्योंकि 2024 आने वाला है, लोग ये भी जानने में बहुत इंटरेस्टेड होंगे कि आने वाले समय में 2024 में कौन सी वो चीज़ें हैं जो डोमिनेट करेंगी, नरेटिव कौन से हैं, और किस तरीके से सुमित देख रहे हैं इंडस्ट्री को इवॉल्व होते हुए, चाहे वो रेगुलेटरी या वेब3 के अंदर भी। जैसे हम कहते हैं इथेरियम इज डेड, सोलाना इज, दीज काइंड ऑफ हम्म, नरेटिव्स दैट गेट्स बिल्ट ओवर टाइम। सो सुमित का क्या कहना है, वो सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सो सुमित, ओवरऑल कहाँ खड़े हैं हम लोग, जब इंडस्ट्री को टैक्स और टीडीएस के टाइम पे जब लोगों ने बोला कि एक्सचेंजेस डेड हो जाएंगी, तो अभी हम कहाँ पे खड़े हैं? ठीक है। काशिफ भाई, सबसे पहले तो मैं उस जवाब का आंसर देना चाहूंगा जो आपने भी स्टार्टिंग में बताया था, एंड काफी काफी हम्बल्ड फील करता हूँ जब ऐसी कोई, जैसे आपने अजीत खुराना जी का वो आंसर बताया था। आई थिंक मेरे को काफी मतलब यही है, इंडस्ट्री में काफी डिफिकल्ट है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। एज अ हाँ। एक्सचेंज चलाना तो अलग ही मतलब मुश्किल वाला बिजनेस है। मतलब एक तरफ 50 बिजनेसेस आप चला सकते हो, बट ये एक अलग अलग सेट ऑफ प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हैं जो सॉल्व करने पड़ते हैं इस बिजनेस में। और जब ऐसे लोग रहते हैं जो सपोर्ट करते हैं, और तो काफी मोटिवेशन मिलता है, मतलब इंटरनली इस रेस में आगे मेहनत करने का, गिव अप नहीं मारने। आई थिंक गिव अप जो आपने पॉइंट बोला, आई 110% एग्री विद दैट। एंड ये एक चीज है जो मैंने ब्रायन से सीखी है। एंड ओपन ओह। मतलब आई एम वेरी ओपनली शेयरिंग दैट ब्रायन, कॉइनबेस के जो फाउंडर है, उनसे कई बार बात होती रहती है। वो हमारे इन्वेस्टर्स भी हैं। 1.5-2 महीने पहले 1 घंटे का हाँ। कॉल हुआ था, काफी चीजें। 3 साल पहले भी कॉल किया था, 4 साल पहले भी कॉल किया था। आई थिंक अपना एक डिस्कशन हो रहा था कोविड के टाइम पे, हाँ। तो जब उन्होंने हाँ। इन्वेस्ट किया था, तब भी मैंने कहा था मेरे को ब्रायन से। और ये चीज मैंने काफी सीखी। आई थिंक द रोल दैट persistence plays while you build a crypto company is very very important.
यू कांट गिव अप। एंड जो आप बोल रहे थे कि आपको फाइट मारते रहना है, आपको हसल करते रहना है और आगे बढ़ते जाना है, कितनी भी मुश्किलें आए रास्ते में। एंड आई थिंक दिस इज व्हाट डिफरेंशिएट्स अ सक्सेसफुल और अ प्रॉमिसिंग क्रिप्टो कंपनी वर्सेस व्हिच द वन दैट इज नॉट। एंड वो काफी सीखा, और हमारा तो मतलब जन्म भी वैसे हुआ है कि मुश्किलों में हुआ है, तो आई थिंक वो कंपनी के डीएनए में वो अब हो गया, इंग्रेन्ड हो गया। So, but I completely agree. And that is the mindset that with which uh, uh, I want to build CoinDCX की चीजें आएंगी। और हर कंपनी की हर स्टेज पे, अभी स्टेज में अलग चैलेंजेस है, 2 साल पहले अलग चैलेंजेस थे और आने वाले 2 साल में अलग होंगे। तो अगर यही आपने सीख लिया तो काफी आप स्ट्रांग होते हो एज अ कंपनी। तो आई थिंक एक लर्निंग है जो कि मैंने ब्राइन से सीखी, और मैं काफी इसको स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ, स्पेशली व्हेन वी आर बिल्डिंग CoinDCX। व्हेन वी आर अभी कहाँ पे खड़े हैं, आई थिंक 3 साल पहले थे जहाँ पे, 4 साल पहले थे वहां पे आ गए वापस। तो ये ऐसे होता है ना, ऐसे इट्स लाइक अ साइन साइन वेव जिसका एम्पलीट्यूड बढ़ता जा रहा है, बट वो थोड़ा ऐसे टिल्टेड है। मतलब द लॉन्ग टर्म ग्रोथ इज देयर, एंड बट देयर इज लॉट मोर वॉलेटिलिटी। यू विल हैव योर ओन हाइज, यू विल हैव योर ओन लोस इन द जर्नी, एंड यू हैव टू एक्सेप्ट दैट दैट्स द नेचर ऑफ द इंडस्ट्री। ऐसे ही है, मतलब can't change it, right? So अभी वो जो बॉटम होता है, मेरे को लगता है वहां से थोड़ा आगे है कि हाँ बॉटम था, बॉटम में 1.5-2 साल रह लिए, अब थोड़ा उसके आगे अब चीजें थोड़ा पिक होते दिख रही हैं, बट अलग चैलेंजेस है उसमें। इट्स नॉट क्लोज टू ग्लोबल मैक्सिमा, बट अभी की स्टेज, अभी के चैलेंजेस अलग है, अभी के प्रॉब्लम्स अलग है, अभी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा है मार्केट की, चैलेंजेस बहुत ज्यादा है। तो बस वो सॉल्व करने में लगे हैं कि कैसे मार्केट कितना भी टफ होता रहे, मतलब हमें टिके रहना है, इंडिया के लिए बिल्ड करना है, और उसके लिए जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करना है अलोंग द वे, और रहना है। मतलब 10 साल 20 साल 30 साल बनाते रहेंगे तो यू नेवर नो, टुमारो CoinD6 कैन बिकम एज as large organization as what big financial institutions do, and then you are then able to make an impact in terms of adoption of Web3, in terms of decentralization, because traditional Web2 systems are designed differently. यहाँ पे कंपनीज अलग डीएनए से डिजाइन होती हैं, then here you can step by step, block by block, you can make that difference, but इसमें टाइम लगता है। आई थिंक आई डोंट सी दिस एज अ 5 year जर्नी, मतलब 6 साल तो हमें हो ही गए, और अभी ये लगता है कि मतलब काफी अभी सेकंड, लाइक we count our number of years in the terms of cycles, because market is cyclical। तो अभी एक ही साइकिल देखी है, बियर साइकिल, बुल साइकिल एंड देन बियर साइकिल। तो अभी तो मतलब ओवरऑल मतलब very very early part of our journey, but if we continue to be there for decades and decades, I'm sure we'll be able to create that impact, and we'll be able to drive what we want to drive as an organization. राइट, एब्सोल्युटली। मैं एक स्क्रीन को शेयर करता हूँ सुमित, और उसके बाद थोड़े से नंबर्स मैं चाहता हूँ कि यू टेल अस। ये ट्वीट किया था आपने, आपने स्क्रीन देख पा रहे हैं? या आपने स्क्रीन पे ये चीज़ शेयर करी विच वॉज शॉकिंग, जिसमें ये देख के आया कि जब ये एक रिपोर्ट आई है एशिया सेंटर से, जिसमें टीडीएस के बाद 97% जो है वो वॉल्यूम ड्रॉप हो गया इंडियन एक्सचेंजेस पे, राइट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। इनफैक्ट मैं चाहूँगा अपने ऑडियंस को कि अगर वो ये रिपोर्ट को स्टडी करना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक डाल दूंगा। तो 97% वॉल्यूम ड्रॉप हो गया, और जो ऑफशोर एक्सचेंजेस हैं उस पे ये काफ़ी ट्रैफिक यहाँ पे दिखा रहा है कि मूव किया है, राइट। उसके बाद जो सबसे दूसरी शॉकिंग इसमें जो स्टैटिस्टिक्स है उसमें यह आया कि टीडीएस का जो रेवेन्यू है, मतलब 94% जो टीडीएस का जो रेवेन्यू है वो ऑफशोर एक्सचेंजेस के पास चला गया। मतलब 94% टीडीएस का लॉस हुआ है गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट सिर्फ 6% टीडीएस ले पाई है। इसका मतलब क्या है कि 1% टीडीएस लागू होने से इतना वॉल्यूम बाहर चला गया कि सरकार को सिर्फ 6% मिल पा रहा है। 94% ऑफशोर एक्सचेंजेस जो इंटरनेशनल एक्सचेंजेस हैं उनके पास चला गया है, राइट। सो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा धक्का है, बहुत बड़ा लॉस है। और पोल ये बताते हैं कि 0.01 TDS वुड हैव सर्टनली मेक थिंग्स ईजी, बिकॉज अगर गवर्नमेंट की इंटेंट यही थी कि वो हर ट्रांजेक्शन को जब भी बाय सेल हो रहा है क्रिप्टो में उसको पता होना चाहिए, तो वो ऑब्जेक्टिव तो 0.01% से भी पूरा हो सकता था।
वाई 1%, एंड ये एक पोल के अंदर ये पता लगा है कि पीपल वर हैप्पी विथ 0.01%, नॉट विथ 1% ऑब्वियसली। उसके बाद ये यू नो आगे भी बहुत इंपॉर्टेंट जो ये स्टैटिस्टिक्स हैं जो इस रिपोर्ट के अंदर निकले हैं, जो कि इंडिया का रैंक क्या है। तो सुमित, ये जो दो स्टैटिस्टिक्स मैंने बताए, मतलब व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? या मतलब काशिफ भाई, आपको पता है ये सच है, राइट? और अगर सच है हाँ। तो उससे बोलने से कतराना नहीं चाहिए। ये हाँ। हाँ। रियलिटी है कि हाँ। टीडीएस बहुत हाई है। 1% टीडीएस इतना हाई है, और मतलब मुझे अभी भी याद है कि एक मीटिंग थी, उसमें मैंने रिक्वेस्ट किया था विद सम गवर्नमेंट स्टेक होल्डर्स कि सर प्लीज आप टीडीएस मत लगाओ, इंडस्ट्री किल हो जाएगी, इंडियंस विल मूव ऑन ऑफशोर एक्सचेंजेस। ये सब फैक्ट है और होता आया है, तो ऐसा सरप्राइजिंग नहीं है। सर आप टीडीएस मत लगाओ, एसटीटी जैसा कॉन्स्ट्रक्ट है, जैसे इक्विटी मार्केट्स में ऐसे क्रिप्टो ट्रांस do something. I think there it was very clear that they want to have TDS. And the second question is, sir, 1%, and this is after everything was implemented, and then it was a request submission to them, 0.01. I think the objective was to track and trace transactions कि इंडिया में क्रिप्टो में क्या एक्टिविटीज की रिलायबल इंफॉर्मेशन मिले, पता चले, ताकि ये टैक्स एवेजन वगैरह ना हो। पहले काफी लोग ग्रे एरिया में रहते थे, टैक्सेशन में अनसर्टिनिटी थी, आई थिंक। बट द डिसीजन टू take it very high, 1%, I think that was my fear when this circular came out. And I think that uh, I mean, this was expected that 1% TDS is so high, and that's the reason I've been very openly vocal about it, that 1% TDS is a wrong decision. It's a wrong decision. It was very high. The intent was something else, but the effect that happened was again damaging to the country, damaging to the customers, because if tomorrow something wrong happens, there is no recourse you have, right? So I think this, in the hindsight, it was, in my opinion, it should not have been 1%. It should be ideally 0.01% or at max 0.1%. But it's of course refundable. So it's not like technically that you have lost this money, but the operational challenge that a trader faces, which essentially makes the market liquid, जब वो ही नहीं होगा, then the retail customers will end up paying extra. कहीं से तो आएगा वो. Who is going to face the cost of it? Is the normal retail customer, because they'll have to then compensate for that spread, which will come because of 1% TDS. So I think वो है, तो in the hindsight, definitely very high, should have been changed. Every day, wherever given an opportunity, I would request the government to bring it down to 0.01% and make it fair and consistent to everyone. So that government का जो purpose है, if that doesn't get fulfilled, then the trust on the industry कैसे आएगा? जब तक real data नहीं है तो trust भी नहीं आएगा, and then regulations भी delay होंगे, right? तो वो है, तो and I तो was सुमित quite हाँ, तो इसमें बात होती है वेब 3 एसोसिएशन के द्वारा, कभी बात हुई है? हैव यू एवर able to meet people in the government lobby and try to put your point across, and what was their reaction, initial reaction? Yeah, I think initial reaction was to so I'll give you some context. ठीक है? So short answer, जहाँ भी opportunity मिलती है हम तो लिखते हैं। मैं तो काफी open letters भी लिखे हैं। I'll not talk about it, but I have written open letters. Obviously, मतलब I don't feel कि उसको बहुत public वगैरह वो हाँ, obviously, I know. but like requesting कि sir TDS important है, please come करो। Wherever given an opportunity, I personally go and meet. बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती भी नहीं है, बहुत ज्यादा बीडब्ल्यूए भी ड्राइव करता है, आई थिंक दे आर द राइट बॉडी टू लीड दैट, राइट? एंड वहां पे ज्यादा डिस्कशन होते हैं। लेट्स से अभी अनफोल्ड किया था, अनफोल्ड में जयंत सिन्हा जी आए थे, उनसे काफी डिस्कशन किए थे जयंत सिन्हा जी से कि सर ये नुकसान हो रहा है। और प्रॉब्लम ये नहीं कि आपने टीडीएस लगा दिया वो ठीक है, बट उस ड्यूरेशन में लेट्स से अगर 1 साल बाद वो सही किया, 2 साल बाद सही किया, और तब तक 4 और कंपनीज और स्टार्टअप्स मर गए, तो इंडियन इकोसिस्टम का क्या होगा, राइट? आप वो भी तो देख रहे हैं। मतलब ठीक है, 2 साल बाद आएगा, इलेक्शन है, उसके बाद कभी चेंजेस होंगे, बट उस टाइम तक देयर आर बिजनेसेस हु आर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स ऑफ द इंडस्ट्री, दे विल बी डेड, राइट? तो वो ये, आई थिंक चीजों में टाइम लगता है। वन थिंग दैट आई हैव लर्नड ओवर द टाइम इज व्हाइल स्टार्टअप्स मूव रियली फास्ट एंड दे वांट टू मूव फास्ट एंड ब्रेक थिंग्स, गवर्नमेंट डज नॉट कैन नॉट मूव दैट फास्ट, सो थिंग्स टेक टाइम। बट आई थिंक there has been we feel that after several discussions, several requests, that they know that it is high, they want to reduce it, just that I think it's पता नहीं कब प्रायोरिटी में आएगा, कब चेंज होगा। अभी इलेक्शंस हैं, फिर बजट इस बार पूरा नहीं रहेगा, तो आई थिंक वो सारे चैलेंजेस है। बट आई थिंक इफ यू आस्क मी ऑनेस्टली काशिफ भाई, मैं तो मतलब आई genuinely believe that this should be reduced, and I am
open to make as many representations and submissions as possible. If you ask me honestly, we will uh, कम होगा, कम होना चाहिए होगा, और तब तक जब तक नहीं होगा तब तक करते रहेंगे रिक्वेस्ट। अब वो 3 महीने है, 6 महीने है, 9 साल है, बट इस पे वी विल कंटिन्यू टू रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट, एंड माय gut says that this will get reduced. It may not happen in 3 months, 6 months, but I think in due course of time, maybe around 12, 18 months, we should see that change happening. राइट। गुस्सा नहीं आता है कई बार ये देख के कि यार लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है इंडिया में। मैं प्रॉपर तरीके से, जैसे मैं आज एक सिनेरियो देता हूँ। हमने एक तरीके से देखा कि दो तरीके के रास्ते थे। एक था एक्सचेंज के सामने कंप्लायंट तरीके से एक्सचेंज को रन करना। मैं ग्लोबल एक्सचेंजेस की बात कर रहा हूँ, किसी पर्टिकुलर एक्सचेंज को मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन हर फाउंडर के पास दो रास्ते थे। एक था कंप्लायंट तरीके से चलने का, और एक था कि कंप्लायंस को पीछे करो, ग्रोथ पे ध्यान दो, राइट। और दोनों तरीके से एक्सचेंजेस ग्रो करी। एक ऑब्वियसली सब्सटेंशियली ग्रो करी जिसने कंप्लायंस को दरकिनार किया। इंडिया में सिंस इंसेप्शन एक्सचेंजेस जो है, खासकर जैसे कॉइन डीसीएक्स है, उसने शुरू से जो बैंकिंग चार्टर के रूल हैं केवाईसी को लेके, वो उनको फॉलो किया। केवाईसी को डे 1 से रखा, हर चीज़ को मॉनिटर किया, हर चीज़ को, जो कंप्लायंस का इश प्रेशर था भी नहीं जब, तब भी अपने बुक्स को, कंप्लायंस को, हर चीज़ को सही रखा। दुख नहीं होता है कि इतने सालों में हम कंप्लायंट तरीके से चले, और उसके बाद सारा जो टीडीएस के आने के बाद और टैक्सेशन के बाद सामने से सारा ट्रैफिक बाहर चला गया है ऑफशोर एक्सचेंजेस पे। फ्रस्ट्रेशन नहीं होती कई बार ये सोच के कि यार क्या फ़ायदा है करने का, मतलब फिर देन लेट्स क्लोज इट। कई बार ऐसी फीलिंग नहीं आती? ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि कभी बैठ के फ्रस्ट्रेशन नहीं आई होगी? आई तो होगी एक बार। तो आपने जो बोला गुस्सा आया कि नहीं आया, गुस्सा नहीं आया, बिकॉज मुझे पता है कि लाइफ में हर चीज फेयर नहीं होती है, राइट। और ये दिस इज मतलब दिस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ डूइंग बिजनेस, राइट। तो गुस्सा नहीं आया, बट जो आपने दूसरा पार्ट बोला था, जो सेकंड हाफ ऑफ द पॉइंट बोला था, दुख होता है क्या? तो ऑनेस्टली मतलब मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मतलब दुख तो ऑब्वियसली होता है। समटाइम्स व्हेन यू गो बैक होम एट 11 PM इन द नाइट, यार मतलब ये वही दो रास्ते हैं, और मैं बिल्कुल दिल से बोल रहा हूँ अभी, दो रास्ते हैं कि यार मतलब आप how do you want to build business? I think it all boils down to that. What are your values? What are your principles on which you want to build business? There are at least hundreds of people, and these are people from VCs, founders, कि यार आपको एक्सचेंज चलाना है ना इंडिया में, आपको तो अच्छी ब्रांड है, एक कंपनी खोल लो किसी सिंगापुर वगैरह में, यहाँ पे खोल लो, और उस कंपनी से इंडिया में चलाओ, आपको ये सब नहीं होगा, यू नो टेक। देन द क्वेश्चन इज, you know what the principles are, right? आपको पता है कि आपको इंडिया में लॉन्ग टर्म बिजनेस बनाना है, and I think the answer is very clear. Do you want to build short term? Do you want to build long term? And when you think about building for the long term, right? Then वो सारे क्वेश्चन, I think अपने काफी डिस्कशन होता है टोकन निकालना, right? टोकन क्यों नहीं वो लास्ट टाइम भी किया था। आपको डू यू वांट टू टेक दैट शॉर्टकट कि हाँ चलो ठीक है, यू नो ऑफशोर एक्सचेंजेस बन के आप इंडिया में सर्व करो, जस्ट लाइक बाकी कर रहे हैं, राइट। और जब वो लेंस से आप चीजें देखते हो ना, तो सारे आंसर ना बहुत 2 सेकंड के आंसर होते हैं कि नहीं ये नहीं करना, ये करना है, ये नहीं करना, ये करना है। दिस इज हाउ वी वांट टू रन द बिजनेस, दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्लायंस, बिकॉज दिस इज हाउ वी विल बी एबल टू विन द लॉन्ग टर्म गेम, not the short term, long term game. So I think I look at things from that angle, and that helps me clear a lot of these distractions, noises के नहीं, चलो ठीक है शॉर्ट टर्म में भले किसी को फायदा हो रहा है, बट ये नहीं करना है, राइट। एंड ऐसे करते हैं, राइट। तो मतलब दुख होता है, ऑब्वियसली दुख होता है, लगता है कि यार एक ही चीज के लिए 5 गुना मेहनत करनी पड़ रही है। और आप खुद ही सोचो आपके घर पे मतलब आजकल, एंड ये एक मैं आपको एनालॉजी बताऊंगा जो कि लोग फील कर पाएंगे। आप इन द टफ मार्केट, राइट, आपके घर में खाने के लिए है नहीं, और आपकी 2 रोटी प्लेट में, 2 रोटी में से 1.5 रोटी किसी को देना पड़े, राइट, या कोई और तो होता है। और आपको पता है कि आपको यू हैव अ कंपनी टू रन, बट इन दैट perspective you can't take shortcuts. You know what you're building for, and in the journey it will come, you will have to go through tough times, but if your motivation is clear, if you are not shying away from tough problems, and if your conviction is strong na, like I am very bullish on crypto industry. मैंने अभी ट्वीट डाला था थोड़ी देर पहले, 2 घंटे पहले, यार no matter what people say,
वी आर गोइंग डीपर इनटू क्रिप्टो एंड वेब3 नो मैटर व्हाट अदर्स आर डूइंग, हमें ये करना है बिकॉज दैट्स व्हाट वी लव बिल्डिंग। जब पता है कि ये करना है तो फिर बाकी सब चीजें सेकेंडरी होती है, राइट? क्या ठीक है, मतलब जो होगा वो कर लेंगे। आज लोग नहीं देखते हैं, मतलब आपको ही पता होगा 5 साल पहले वो बिल आ रहा था कि 10 साल जेल हो जाएगी, तब लोग अलग तरीके से देखते थे। फिर वो मार्केट चेंज हुआ तो वही लोगों का पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स द इंडस्ट्री चेंज हो गया। आज कुछ और पर्सपेक्टिव है, पर 2 दिन बाद कुछ और होगा। बट उसके हिसाब से आप चीजें नहीं बना सकते। आपको पता है आप क्या बना रहे हो, आपको पता है आपको क्या पसंद है, आपको पता है कि आपको क्या ड्राइव, क्या मोटिवेट करता है। और जब आप उस पे मतलब उस रेस पे भाग रहे हो ना, तो कभी मन नहीं करता गिव अप करने का। मतलब आई एम 100% कन्विंस्ड दैट आई एम नॉट गोइंग टू गिव अप। मतलब मेरे को तो करते ही रहना है, नो मैटर। कल को 1% क्या 28% जीएसटी भी आएगा ना क्रिप्टो के ऊपर, तो भी करते रहेंगे जो कर रहे हैं। क्योंकि आपको पता है लॉन्ग राइट। टर्म में ये शॉर्ट टर्म चीजें हैं, बट लॉन्ग टर्म में आपको पता है क्या होने वाला है, कैसे होगा, रेगुलेशन होगा, धीरे धीरे चीजें ईज आउट होगी, उसके लिए बना रहे हैं। तो सुमित, कई बार ही बैठ के आपस में टीम से ही बात होती है, ठीक है यार ये तो प्रॉब्लम्स हैं, लेट्स नॉट फोकस ऑन प्रॉब्लम्स, ऑफशोर एक्सचेंजेस, घूम फिर के तुम मेरे पास वही सब लेके आते हो यार, ये तो मुझे भी पता है, एंड जो तुम मुझे बता रहे हो बोर्ड मीटिंग में ये बातें होती होंगी टीम के साथ। क्या सुमित का एटीट्यूड ऐसा है कि वो ये कहता है यार हम कर क्या सकते हैं, एग्जिस्टिंग सिचुएशन में बेस्ट क्या कर सकते हैं, क्या अपनी एक्सचेंज को सीमलेस बना सकते हैं, यूआई यूएक्स एक्सपीरियंस बेटर कर सकते हैं, ऐसा क्या करें कि यार जब वो कंपेयर करें ना हमारे एक्सचेंज पे आने के बाद, और जब वो किसी ऑफशोर पे भी जाए तो उसको उसका मन नहीं करे, उसको बोले नहीं यार कॉइन डीसीएक्स द बेस्ट। सो व्हाट आर दोज फैक्टर्स वेयर यू आर रियली स्ट्रेसिंग कि नहीं अपने को ना ये बेहतर करना है, ठीक है इश्यूज हैं सब चीज़ें हैं, लेकिन अपने को ये बेहतर करना है। व्हाट इज दैट 1 or 2 थिंग्स दैट यू, जो आप टीम को कहते हो कि यार इस पे से फोकस मत हटाना? Yeah, so I think one thing that I deeply believe in, right, and it's also our way of working is about the innovative mindset, right? वो आप अगर देखेंगे हमारी जर्नी में, राइट फ्रॉम डे वन, कि अच्छा ठीक है आरबीआई ने बैन लगाया बैंकिंग चैनल्स पे, तो हमने कहा चलो ठीक है इंडिया का पहला क्रिप्टो टू क्रिप्टो एक्सचेंज चालू करते हैं। मुझे अच्छे से याद है कि हमने जब अनाउंसमेंट किया था आरबीआई से, हमने कहा चलो ठीक है ये तो करते हैं, चालू तो करते हैं। फिर हम लोगों ने इंस्टा निकाला, जब मार्केट की वो डिमांड थी, जब निकाला भी तो बोला कि ऐसा प्रोडक्ट बनाएंगे जो कि यूं आप इंस्टेंटली आप एनी क्रिप्टो 500 से कोई भी क्रिप्टो आप बाय कर सकते हो, राइट? फिर चीजें निकालते गए, यू नो, वन क्लिक बाय, बहुत सारी। तो आई थिंक मेरे को लगता है वो एक डीएनए। मेरे को लगता है कि डिसरप्शन आप वैसे लेके आ सकते हो इनोवेशन से, तो वो तो डीएनए है ही। एंड वो डीएनए आता है क्योंकि नीरज हम सोचते वैसा है कि अच्छा ठीक है, दिस इज द प्रॉब्लम टू बी सॉल्व, कैन वी solve it this way, should we do this given that this is what the major problem is? So I think that always there, but I think team जब बोलती है तो एक आंसर होता है मेरा कि एक फ्रेज है being regulations ready। अब वो पता नहीं वो 2 साल होगा, 3 साल होगा, 5 साल होगा, 1 साल होगा, पता नहीं, बट कन्विक्शन है कि इंडिया ग्लोबली रेगुलेशन आएगा। ठीक है, 2 तरीके की दुनिया जाएगी, या तो रेगुलेशन नहीं रहेगा, कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज एंड वो यू नो वहां से एक अलग वैसी बनेगी, या फिर आप रेगुलेशन की दुनिया में कदम रखोगे, रेगुलेशन आएगा और धीरे धीरे डिसरप्शन होगा इन ऑर्गेनाइज्ड वे। I think the second path is more likely, where regulations will come first and then thereby disruption will happen one by one, tokenization will happen one by one। तो अगर वो करना है तो उस दुनिया के लिए बनाना है, आज की दुनिया के लिए नहीं बनाना। आज तो रेगुलेटरी आर्बिट्राज में आप कंपनी बना सकते हो, बट फिर पेनल्टी भी लगती है बड़ी बड़ी, राइट? एंड दैट इज नॉट व्हाट it may give you short term highs, but essentially it is not solving for being regulations ready, because that will require to solve problems जो कि उस टाइम पे काम आएंगे, राइट? अब जैसे क्रिप्टो डिपॉजिट विड्रॉल है, काफी काफी गालियां पड़ती हैं मुझे, काफी लोग बोलते हैं कि सुमित क्रिप्टो डिपॉजिट विड्रॉल आप क्यों नहीं दे रहे? मुझे पता है, एंड दिस इज माय कन्विक्शन, दैट इवन इन रेगुलेटेड वर्ल्ड, on the traditional side you cannot move more than 250k, right? There is a limit। ऐसा नहीं हो सकता कि वो प्रिंसिपलों को ही आप रिस्पेक्ट ना करो और यहाँ पे आप मिलियंस ऑफ डॉलर्स कुछ भी, मतलब you can just bypass all of that। So eventually that will converge, that will coincide, so we'll have to build for that, right? Because ultimately वैसी चीजें, that is how regulations will come। So I think that mindset just helps us get on track। क्योंकि compliance के लिए बनाना है, regulations के लिए बनाना है। अगर किसी चीज में खर्चा हो भी रहा है, 10% खर्चा हो भी रहा है और लगता है वो जरूरी है, बाद में काम आएगा, तो वो करना है, राइट? शॉर्ट टर्म में नुकसान होगा, we'll have to say no to businesses, we'll have to say no to revenues, but that's okay, because these trade-off, these compromises is what is going to make point DCX point DCX। नहीं तो फिर सभी कर लेंगे ना, फिर अंतर क्या हमारा? राइट। सुमित, वैसे मैं इस चीज़ को लेके बहुत बुलिश हूँ यार कि एफआईयू की
फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट की जो एंटिटीज़ हैं जो पार्लियामेंट के अंदर वो सबमिट हुआ, वो 28 एंटिटीज़ में, कॉइन DCX ऑब्वियसली उसका तो नाम था ही, बाकी 28 एंटिटीज़ का भी नाम है। बहुत बुलिश हूँ ये देख के कि एटलीस्ट जो रिपोर्टिंग एंटिटीज़ का जो दर्जा मिला है क्रिप्टो एक्सचेंजेस को, ये एक बहुत बुलिश न्यूज़ है ऑनेस्टली स्पीकिंग, बिकॉज इससे पहले रिपोर्टिंग एंटिटीज़ का दर्जा नहीं था। अब एक्सचेंजेस एक रिपोर्टिंग एंटिटीज़ हैं, कहीं ना कहीं एक क्रेडिबिलिटी बनती है, एक लेजिटिमेसी बनती है एक इंडस्ट्री के। मैं ये नहीं कहता हूँ कि स्टैंप लग गई प्रॉपर या कोई क्रिप्टो बिल्कुल ही बिल मतलब क्लियर हो गया है, हर चीज़ हर डाउट क्लियर हो गया, नहीं, बट एटलीस्ट वन स्टेप वेरी पॉजिटिव। उसमें ऑफशोर एक्सचेंजेस का नाम नहीं है, ये अपने आप में दर्शाता है कि इट्स अ गुड साइन। तो मेरा ये सवाल है कि कितना बड़ा डेवलपमेंट है, पहली चीज़ कि FIU का रेगुलेटेड एंटिटी होना, ये बड़ी अंडररेटेड न्यूज़ है, ज़्यादा इसके बारे में बात नहीं, बट मुझे इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आती है। और दूसरा, क्या लगता है ऑफशोर एक्सचेंजेस को भी रजिस्टर होना पड़ेगा इंडिया में? क्या ऐसा कभी गवर्नमेंट कुछ डायरेक्शन ला सकती है? ओके, तो दोनों को कवर करते हैं। आई थिंक पहला सवाल लेता हूँ मैं कि कितनी बड़ी न्यूज़ है FIU, ठीक है। मेरे को लगता है लोग उसको अंडर एस्टिमेट करते हैं, एंड नॉट बिकॉज कि FIU रजिस्ट्रेशन है, PMLA कंप्लायंस है, वो तो कंप्लायंस है ही, दैट इज गिवन, वो तो करना ही पड़ेगा। वो पहले भी करना पड़ता था, ऐसा नहीं कि वो उसके आने के पहले नहीं करता, हम तो पहले भी करते थे। वो रिकॉग्निशन मिलना इसलिए फायदेमंद है बिकॉज आप एक उस टेबल पे बैठे हो जहां पे बैंक से NBFCs है, दे आर ऑल्सो रिपोर्टिंग एंटिटीज ऑफ FIU, राइट। एंड क्रिप्टो का एक तो वो पॉइंट है, सो आई थिंक उस लेवल पे रिकॉग्निशन मिलना इज इन इटसेल्फ अ बिग डील, वेयर यू आर नोवेयर relevant in the ecosystem, but now at least you are a relevant entity, right, even for FIU, and are sitting at par with banks, right, to make sure that no wrong activity happens using crypto or otherwise. And वो इम्पोर्टेंट इसलिए है बिकॉज अगर आप जितने भी कम्युनिकेशंस देखोगे पहले के, क्रिप्टो से प्रॉब्लम नहीं है, टेक्नोलॉजी से प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर क्रिप्टो के थ्रू कोई गलत एक्टिविटीज होती हैं उससे प्रॉब्लम है सरकार को। वो नहीं होना चाहिए बिकॉज दैट विल हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द कंट्री, राइट। तो मेरे को लगता है कि अगर जितने भी कंपनी, उससे ज्यादा प्रॉब्लम आती है, राइट, कि यार गलत काम नहीं होनी चाहिए, मनी लॉन्ड्रिंग नहीं होना चाहिए, टैक्स इवेजन नहीं होना चाहिए क्रिप्टो को लेके, किसी को अपना पीपल शुड नॉट use it for the wrong reasons, right, which in any industry there are always good players and there are always bad players, right, but crypto should not be used for bad players, and if bad players are found using crypto, they should be penalized. And moves like this, things like these are actually the one that gives comfort to government. उनको comfort आता है कि चलो ठीक है, कल को अगर कोई कुछ गलत हुआ भी तो ठीक है, there are reporting entities who are there to collaborate and who are there to make sure that bad actors are weeded out of the system, right. तो मेरे को लगता है वो जरूरी है, और उससे मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को कंफर्ट भी आता होगा कि चलो ठीक है, जो FIU रजिस्टर्ड एंटिटीज एटलीस्ट ये दे आर नॉट अ रिस्क टू द इकोसिस्टम। और मेरे को लगता है जब तक ऐसी एंटिटीज रहेंगी जो कि इस रिस्क में, इफ देयर आर एंटिटीज दैट आर कंट्रीब्यूटिंग टू दिस रिस्क इन द इकोसिस्टम, ये उनकी वजह से ये रिस्क पैरामीटर बढ़ रहा है, तो वो अगर जब तक वो रहेगा तब तक गवर्नमेंट कंफर्टेबल नहीं होगी। मुझे काफी स्ट्रांगली लगता है ये। तो अगर इंडिया में क्रिप्टो में रेगुलेशंस आना है, तो ये जो सारी चीजें हैं, पोटेंशियल रिस्क जिसके बारे में बात करते हैं, वो सबको सॉल्व करना पड़ेगा, और FIU रजिस्ट्रेशन इज वन स्मार्ट वे टू सॉल्व दैट। एंड सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज 100% इवन ऑफशोर एक्सचेंजेस, नो मैटर आप कहीं पे भी रन कर रहे हो, अगर आप इंडियन कस्टमर्स को सर्व कर रहे हो, आई 100%, एंड दिस इज व्हाट इज नाउ वेरी क्लियर फ्रॉम द गवर्नमेंट आल्सो, right, and this is the understanding right from the start, that no matter where you are, if you are serving Indian customers, you have to take an FIU registration. Right now a lot of players are not doing that because they it gives them that immediate kick or benefit. Of course it comes with a lot of cost, expenses, compliance burden, TDS, multiple things, but I'm pretty sure that this should get solved, and this will get solved, and because it can't be there for long, and I believe that no matter where you are based, every company or player who is going to serve Indian customers should have that FIU registration. And from what I'm hearing from last 2-3 months, I think government will continue to push for that. Right. I think somewhere pressure will be built up on offshore exchanges के
मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा दिन तक ये चलने वाला है। या तो उन्हें इंडिया में रजिस्टर करना पड़ेगा या कुछ ना कुछ डायरेक्टिव्स आने चाहिए। आई थिंक समवेयर मुझे लगता है 2024 मेरे को भी लगता है ये ऐसा कुछ होने तो होगा, वाला है। मतलब बिकॉज दिस इज नाउ आई थिंक गवर्नमेंट नोस कि हाँ मतलब टीडीएस वगैरह दैट इज नॉट वर्किंग आउट एंड हम्म। पीपल हैव मूव्ड ऑफशोर, राइट? एंड हम्म। आई थिंक दैट वाज आल्सो that was also very clear, right? So maybe I think there would be something, but overall I हम्म। feel that this is better for the ecosystem, because then government will get more comfortable with crypto as an asset class. Even if foreign and offshore exchanges are FIU registered, I think that itself will open up things. हम्म। Banking access may get open up. यूपीआई नहीं मिलता, वो यूपीआई शायद मिल जाए, बिकॉज उनको अब है कि चलो ठीक है, एटलीस्ट रिस्क इज हम्म। कंट्रोल्ड। अभी रिस्क इन एब्सेंस ऑफ दैट एग्जिस्ट, वो अभी भी रिस्क है कि कल को अगर किसी ने कोई हम्म। दूसरा एक्सचेंज यूज करके कोई गलत काम हो गया, तो फिर देन एवरीवन विल बी पेनलाइज्ड फॉर दैट। हम्म। सुमित, मैं ये देखता हूँ कि वेब थ्री को लेके यू आर वेरी बुलिश। नमस्ते वेब थ्री, अनफोल्ड एक इवेंट रहा। नमस्ते वेब थ्री छोटे छोटे शहरों में हो रहा है, इंदौर में हुआ और बहुत अहमदाबाद, गुजरात, मतलब व्हाट इज़ द आइडिया बिहाइंड इट? आई मीन क्या लगता है, मतलब जैसे कि सिंस यू आल्सो हैव योर टेक्निकल बैकग्राउंड, आईआईटी से आप लोग हो, कॉइन डीसीएक्स बिल्ड किया, एक सेंट्रलाइज एंटिटी को बिल्ड किया। सेंट्रलाइज एंटिटी को बिल्ड करने के बाद व्हाई यू आर स्टिल यू थिंक दैट नहीं, मेरे को यार कॉइन डीसीएक्स वेंचर्स भी बनाना है, मेरे को अनफोल्ड भी एक रेगुलर अफेयर करना है, मेरे को नमस्ते वेब थ्री भी करना है। why your focus is on web3 as well? I mean, what is that you think कि इंडिया में ये really contribute कर सकता है web3 इंडिया की ग्रोथ में? हाँ मतलब ऐसा डेफिनेटली कर सकता है, और ये राइट फ्रॉम द स्टार्ट दैट वाज द मोटिव। एंड इफ यू आई रिमेम्बर इन आवर फर्स्ट 2018 में टाउन हॉल था, तो पहला स्टेटमेंट नीरज ने ये हम्म। दिया था टीम को। काफी छोटी टीम थी, आई थिंक 5-6 मतलब छोटे लोग ही थे, मतलब कम लोग ही थे। एंड द लाइन वाज दैट हमारा गोल कभी सिर्फ एक्सचेंज बनना नहीं है, हमारा गोल हम्म। एक इकोसिस्टम बनाना है। ये लाइन आई स्टिल रिमेम्बर, और शायद हमारी वेबसाइट में भी अभी होगी, कि हम एक्सचेंज नहीं बना रहे, हम इकोसिस्टम बना रहे हैं। बट एक्सचेंज से शुरुआत हम्म। करेंगे, तो एक्सचेंज हार्ट होता है इकोसिस्टम का, राइट? आज 10,000 टोकन है, कल को 1 मिलियन टोकन होंगे, हर चीज ब्लॉकचेन पे आएगी, और उन सब में हम्म। इट्स अ ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, एक्सचेंज ऑफ वैल्यू। तो वो जो वैल्यू का इकोसिस्टम खुल रहा है, उसमें एक्सचेंज हार्ट होता है। और अगर हम्म। आपको वो वैल्यू में कंट्रीब्यूट करना है, तो दिस इज द राइट अप्रोच, दिस इज हाउ वी शुड स्टार्ट, एंड दैट वाज द राइट हम्म। थॉट प्रोसेस फ्रॉम द स्टार्ट। तो ऐसा नहीं है वेंचर्स अभी आया, वेंचर तो 3 साल पहले का इनिशिएटिव है। जब एक फर्स्ट ईयर था कॉइन, तब सोचा था कभी कि कभी ऐसा भगवान ने मौका दिया तो इन्वेस्ट करेंगे कंपनीज में, बिकॉज हमें काफी दिक्कत आई थी। तो हम्म। वो थॉट अब धीरे धीरे मतलब स्टेप बाय स्टेप चीजें आती हैं, और फिर हम लोग अच्छा अडॉप्शन लेके आना है, तो वॉलेट बनाते हैं, बिकॉज वॉलेट के थ्रू अडॉप्शन आएगा, डीफाई लोगों तक आएगा। तो आई थिंक हमारा गोल उस पर्सपेक्टिव से रहा है डे वन से, just to give some more context. तो it's not and यही पता है कि अगर उस दुनिया तक पहुंचना है, let's say we want to reach build a future, in the digital world, which has the principles of Web3, then you can't just go there. You have practically, you'll have to go step by step to do that. So I think we are just executing on that plan. We are just executing on that one by one. And that is the reason why it's not for us, it's not just about building a startup or building a company. It's more of don't want to sort of over dramatize it, but to me it's more of like a technology led revolution कि यार मतलब आपको ये सब हो रहा है, this is a opportunity that is there in front of you, this is a chance for you to create and build a industry from ground up, and it is a responsibility to do that. वो responsibility है हमारी करना, given the leadership position that Coin-DCX is in India। और अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तो भले ही खर्चा होता है, मतलब करोड़ों रुपए लगते हैं, पता है इतना ही सस्ता नहीं होता वो इवेंट करना, बट अगर आपको वो करना है तो आपको ना कई बार मैदान पे उतरना पड़ता है, ताकि आप वो ऑन ग्राउंड आप डिफरेंस क्रिएट कर पाओ। एंड इट्स नॉट जस्ट लिमिटेड टू कि हाँ इंटरनेट पे ही चल रहा है, जस्ट some online community, that WhatsApp group you are part of. No, it is impacting people on the ground, and that is how Namaste Web3 was born. That is how our city wise chapters are born. That is how Unfold is born. We don't believe कि यार हाँ मतलब एक ऑनलाइन कर दिया और उस हो सकता है, बट रियल इम्पैक्ट हैपेंस ऑन द ग्राउंड, वेयर वी इनवाइट पीपल फ्रॉम गवर्नमेंट कि आप आओ देखो क्या हो रहा है।
700 लोग हैकाथॉन में पार्टिसिपेट कर रहे हो, देखो कि बिल्डिंग हो रही है. इट्स नॉट जस्ट अबाउट ट्रेडिंग, इट्स अबाउट दैट Web3 बिल्डिंग दैट इज हैपनिंग ऑन द ग्राउंड. तो वो थॉट प्रोसेस है और वो करते रहेंगे. और मेरे को लगता है कि बाकी लोग मतलब whether others do it or not, we believe that it is going to have a positive impact and we would want to continue investing in those areas on ground also. नहीं, एब्सोल्युटली. और हमने पास्ट में देखा है कि चाहे वो पॉलीगॉन हो या और पुश प्रोटोकॉल है, बहुत सारे ऐसे हैं. अब जो इंडियन फाउंडर्स हैं और जिन्होंने, वो बात अलग है कि उन्होंने बाहर जाके उनको काम करना पड़ा, बट द फैक्ट इज़ कि काफ़ी सारे ऐसे फाउंडर्स हैं जिन्होंने, और ईथ इंडिया में देखा हमने, IBW में देखा, बहुत अमेजिंग आइडियाज़ हैं. और जिस हिसाब से इंडस्ट्री ग्रो कर रही है उस हिसाब से इसमें अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी हैं, एंड दैट इज़ क्लियरली विजिबल. सो सुमित, व्हाट इज, कई बार बैठ के ऐसा होता है कि यार 2024, जैसे अब एंड हो रहा है 2023, अब मसारी की रिपोर्ट आ रही है, कॉइनबेस की रिपोर्ट आ रही है, बिटवाइज की रिपोर्ट आ रही है, बैंकलेस की रिपोर्ट आई है, क्रिप्टो वेंटर की रिपोर्ट आई है. मतलब मेरा पिछला कुछ ये 4-5 दिन से सिर्फ मैं प्रेडिक्शंस देख रहा हूँ. सुमित का मन करता है कई बार प्रेडिक्ट करने का कि चलो प्रेडिक्ट तो मत करो, बिकॉज फाइनेंशियल एडवाइस समझ लेंगे लोग. क्या लग रहा है 2024 में, क्या स्ट्रॉन्ग नरेटिव्स हैं, कुछ 2-3 जो लगता है कि नहीं ये कुछ डोमिनेंट होने वाला है 2024 में? मतलब I don't think there is anything wrong in predicting as long as you are not giving any financial advice. या एनी And फाइनेंशियल एडवाइस. of course मतलब हाँ. everyone does it. मैं भी सोचता हूँ कि अच्छा ठीक है ये हो गया हाँ. तो ये डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हैं, इसकी कितनी मतलब प्रोबेबिलिटी में चला जाता हूँ कि अच्छा ये 3 हाँ. रास्ते हैं, कितनी कितनी प्रोबेबिलिटी होगी, एंड देन हाउ कैन यू टेक business decisions as well as otherwise, keeping that probability in mind, because it's all probability at the end of the day. Nobody knows the answer, otherwise yeah, there's no fun. So करता हूँ. I think काफी काफी थॉट्स आते हैं. You connect the dots, सोचते हो कि अच्छा ये हो रहा है, ये हो रहा है, तो ये होगा. तो तो yes, and I continue to be. तो क्या लग रहा है 2024 में, क्या लग रहा है? मैं तो काफी बुलिश हूँ. मेरे को लगता है कि कोई पर्टिकुलर एरिया, कोई पर्टिकुलर ऐसे एरिया जहाँ पे यू थिंक यार ये एक एरिया है जहाँ पे जो अभी लोग रियलाइज नहीं कर रहे हैं, बट दिस इज रियली गोइंग टू ग्रो अ लॉट, अ पर्टिकुलर थिंग इन Web3 और एनीथिंग दैट यू थिंक? Yeah. So I think last 2 years, if you look back, काफी काफी कचरा साफ हुआ है इंडस्ट्री से, राइट. बहुत ज्यादा टफ टाइम्स थे, वो भी निकले, और काफी देयर इज लॉट मोर फोकस ऑन रेगुलेशंस, राइट. तो मेरे को लगता है कि मतलब आई डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट टाइम व्हाट मंथ, बट मेरे को लगता है 2024 में रेगुलेशंस में काफी एक्टिविटी होने वाली है इंडिया में, मे बी प्लस 1 year और प्लस 6 months आफ्टर दैट. बट 2024 और 2025 के अंदर रेगुलेशंस is going to be a very interesting topic or interesting theme that we will see good developments on. I am quite confident of that. अब उसमें 2000 इंडिया में कब पिक करेगा, 24 के अंदर होगा, 25 के अंदर धीरे धीरे होगा. वो I will not, I do have some probabilities there also, but would not like to comment on that. I think next 2 years, especially 2024 में, like in the West, you will see a lot more conversation around that. And of course, there are few things around ETF, all of that happening up will open doors. But another trend I see is that in this cycle or in next 2 years, right, if the gate opens up, smart money I see coming in the ecosystem. So smart money is money which is from a smart set of individuals and very well thought and flows into one particular asset class. Sometimes it goes in gold, sometimes it goes in stocks, sometimes it goes in mutual fund. Wherever that money goes, wherever that capital goes, there is more value accretion that happens in that particular category, and that market shows uptrend activity. I see that happening in the next year, and not just from institutions and not just by ETF, but also from people who have decent net worth and are smart enough, because the worry of regulation, अरे कल को बैन हो गया तो इंडिया में काफी बड़ा डर होता है कि ऐसे कल को बैन हो गया तो मेरा पैसा टक जाएगा, बट 90% टाइम मेरा किसी और चीज में जाता है. मेरा काम ये नहीं है. I'm just observing the industry from outside, but I have 90 other things to focus on, and that's my core business. Why should I risk my 90% for that 10%? So I think that friction will get
eroded, वो नहीं रहेगा, and that will lead to a new capital, new smart capital coming in. That is, I think, I deeply believe in. I also deeply believe that the capital that will come in now in future is not going to be a short term capital. ऐसा नहीं आया कि हाँ गया. So the trend that we see 19,000 से 69,000 coming back, फिर 16,000 फिर 25,000, वो volatility over time कम होती जाएगी अगले 2-3 साल, क्योंकि अब पैसा जो आएगा that is not going to be like 1-2 year time frame में नहीं आएगा. These are large capitals and these large capitals generally tend to stay for relatively longer duration, which will reduce the volatility in the markets purely from a market point of view. मेरे को लगता है डेवलपर एक्टिविटी काफी काफी पॉजिटिव आई सी, because now the people that are coming in are coming in with the right mindset, and capital accessibility may get solved with regulations easing out. Regulation clear होगी तो बहुत पैसा आएगा, नए नए स्टार्टअप फंडिंग मिलेगी. ऐसा भी हो सकता है कि 20-20 मिलियन 10-10 मिलियन के सीड राउंड मिले, बट वो अभी नहीं होगा, वो 2024 के एंड 2025 टाइप में, 2025 के एंड तक that is when I see those kind of things opening up. I also see lot of people now building non-financial use cases, because अभी तक बहुत फाइनेंस हो गया, right? बहुत फाइनेंस DeFi हो गया. While I'm very bullish on DeFi, but फाइनेंशियल यूज केसेस आना बनता था, बिकॉज पैसा बहुत लगता है ट्रांजैक्शन करने में ऑन चेन. बट अगर वो सस्ता होगा तो मेरे को लगता है नॉन फाइनेंशियल यूज केसेस काफी आने के चांसेस हैं, और अब पिक करेंगे, बिकॉज लोगों को चाहिए नई चीज. Now people want to try out new things like Printech. Printech is of course one raw example of that, but something of that sort which may have inherent virality elements, right? वो चीजें आने का मेरे को काफी अच्छा probability लग रहा है in second half of 2024. ओके. अब इसको थोड़ा सा और मैं इंटरेस्टिंग बनाते हैं. अभी तक तो बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें हुई हैं. मैं चाहता हूँ कि आप शॉर्ट क्रिस्प आंसर दे दो, और अगर आपको आंसर नहीं भी देना तो आप बोल सकते हो कि पास कर दो यार अभी फॉर द मोमेंट. यू कैन स्किप दैट क्वेश्चन. ये कोई रैपिड फायर टाइप नहीं है, बट आई जस्ट नीड अ वेरी शॉर्ट क्रिस्प आंसर, एंड it can be diplomatically middle kind of an answer also. And ठीक है, जैसे कि वो कौन सा प्रोजेक्ट है इस टाइम, जैसे ना, चाहे वो कंपटीशन ही हो या कोई वेब3 में हो, कोई भी हो सकता है, नेशनल इंटरनेशनल, जिसने बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया रिसेंटली कि यार बढ़िया काम किया इन लोगों ने यार. Coinbase, मैं तो Coinbase को काफी रिस्पेक्ट करता हूँ, एंड बिकॉज रास्ता Web3 का ना वहां से होके जाता है. पहले आपको एक्सेस सॉल्व करना पड़ेगा, फिर आप बाकी चीजें बनाओगे. वाइल वो जो भी चीजें बन रही हैं वो 3 साल बाद 2 साल बाद कमाएंगे, बट ये एक प्रॉब्लम है. तो उसके लिए मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, और जिस तरीके से इस केस में कंट्रीब्यूट किया है. वैसे यार Coinbase के शेयर ने सबको ही आउट परफॉर्म करा है. मैं एक चार्ट देख रहा था, उसने माइक्रो स्ट्रेटजी तक को आउट परफॉर्म किया है. जितने भी टेक कंपनीज हैं और नैस्डैक के ऊपर लिस्टेड बड़े बड़े जायंट्स हैं, उसमें Coinbase ने सबको आउट परफॉर्म किया है. स्पेशली अब जिस तरीके से उसने, क्योंकि हार्डवे चुना था, और हार्डवे में शुरू में उसका पूरा ये स्ट्रगलिंग निकला. अब वो पॉइंट आया जहाँ से उसके पास एक एडेड एडवांटेज है. स्पेस में परसिस्टेंस की वैल्यू बहुत है. हाँ, समझ गया मैं. वो एक्चुअली योर स्टोरी माइट बी सिमिलर टू व्हाट Coinbase स्टोरी, एंड शायद वो रेप्लिकेट यहाँ पे हो जाए. अच्छा, कौन सा वो शख्स है जिसके बारे में यू आर वेरी बुलिश इन द फ्यूचर? वो कोई भी हो सकता है, एक्सचेंज का फाउंडर हो सकता है, कोई भी हो सकता है, कि वेरी बुलिश ऑन दिस कपल ऑफ इंडिविजुअल्स. एक दो नाम भी ले सकते हो आप. ऑनेस्टली बताऊं, मैं काफी बुलिश हूं, बिकॉज़ काफी क्लोजली देखता है. मेरे को लगता है नीरज काफी, जिस तरीके से वो अभी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, नॉट सेइंग बिकॉज़ ही इज माय को-फाउंडर, बट द पैशन विद व्हिच ही इज एक्चुअली सॉल्विंग फॉर real use cases, adoption, and solving technically challenging problems which has to be solved. I don't see any other company in India focusing heavily on that and going deeper into solving those problems. You're talking about Octo? I'm talking about Octo and the mindset with which Octo is getting built. If it is Octo solving that problem, yes. If it is Octo का infrastructure आप open करके you are just giving it to people, right? SDK for people to build on that. Whatever is required to actually solve mass adoption, I think I'll be bullish on that, and I think few years down the line people will see the impact that Neeraj and team has been able to create. So that is one person I can see every day. सुमित, इंडिया में कभी स्टेबल कॉइन आएगा जैसे यूएस के अंदर USDT, टेदर और सर्कल जो है ये प्राइवेट
एंटिटीज़ हैं जिन्होंने स्टेबल कॉइन लॉन्च किया हुआ है, ठीक है। या क्या इंडिया में भी कभी ऐसा होगा कि कोई प्राइवेट काफी ट्रिकी एंटिटी क्वेश्चन है, स्टेबल कॉइन लॉन्च कर सकता है कभी फ्यूचर में? काफी ट्रिकी क्वेश्चन है, बट आई विल टेक दैट हेड ऑन। आई थिंक यस, इंडिया में आए, कभी ना कभी तो आएगा। मैं मतलब प्राइवेट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सीबीडीसी, आएगा हाँ और हाँ, चाहिए, नॉट नॉट सीबीडीसी, स्टेबल कॉइन, या हाँ। हाँ आना चाहिए और आएगा भी, बट टाइम लगेगा। 2 साल के अंदर नहीं देखने वाला। आई थिंक वो आने के लिए क्या होना पड़ेगा मैं वो बताता हूँ। आई थिंक आरबीआई, व्हेन इट गेट्स मोर कंफर्टेबल एंड व्हेन आरबीआई फील्स दैट अगर आईएनआर एज स्टेबल कॉइन ऑन चेन या फिर आईएनआर की वैल्यू बढ़ानी है, हाँ। तो उसको इस इकोसिस्टम के अंदर जाना पड़ेगा। वी कैन नॉट कंप्लीटली डिपेंडेंट अपॉन डॉलर, एंड इफ यू वांट टू गेट have the world crave for INR, right, and adopt INR, which will strengthen Indian economy. तो यहाँ पे इस इंडस्ट्री में ऑटोमेटिकली द वे इट हैज बीन प्रूवन, सीबीडीसी उतना नहीं हुआ जितना यूएसडीटी बढ़ा है, जितना यूएसडीसी बढ़ा है, और वो चलता है। दिस इज अ प्रूवन वे हाउ स्टेबल कॉइंस हैव बीन सक्सेसफुल। तो मेरे को लगता है कि इफ आई एम if I'm predicting something, then I would say that maybe 3 years down the line, 3-4 years down the line, there will be companies, who will, and of course, exchanges are, you need to create liquidity of that. Exchanges, काफी उसमें वो करते हैं, so someone will reach out to us. Okay, okay, CoinDCX, we want to launch a stable coin. We have managed to convince RBI, and RBI feels the value in INR stable coin outside CBDC. Would you want to partner? My answer would be yes. Yes, of course, you would want to partner, but that's a different business. We can't run that business. You run that business, and but do it along with the government. But without the blessings of the government, without support from RBI, it will not happen. And that transition in the mindset will probably take time. And I think that 2-3 साल का जर्नी है वो, उसके बाद then neutral, and then things will start evolving from there on. राइट, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस क्लियर आंसर। तो फिर तो मैं ये भी पूछ सकता हूँ कि क्या कभी इंडिया में स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ आ सकता है इंस्पिरेशन लेता हुआ, कि जब दुनिया में 12 दुनिया के सबसे बड़े एसेट मैनेजर्स ने ईटीएफ की एप्लीकेशन अप्लाई कर रखी है और वो अप्रूव हो गई बाई चांस जो 10 जनवरी के आसपास, तो क्या उनसे इंस्पिरेशन लेके कभी इंडिया में भी बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ जैसा कोई प्रोडक्ट आ सकता है? आ सकता है। मतलब मैं तो लास्ट वीक की टीम से डिस्कस कर रहा था कि कॉइन कुछ डीसीएक्स ले आता है। क्या, कुछ हम है भी क्या, हम भी हम भी बना लेते हैं, हम भी हम बना भी कर लेंगे। दे, हम हम भी भी बना लेंगे, हम भी क्या बड़ी बात हम है। भी बना ले, हम भी ईटीएफ लॉन्च कर देंगे, क्या बड़ी हाँ, बात है। क्या बड़ी बात है। बट वही है कि फिर आप प्रैक्टिकल व्यू सोचते हो, और फिर लगता है कि अच्छा ठीक है, अभी यूएस में होने देते हैं, देखते हैं क्या लर्निंग्स है, एंड उसके बाद देन विल प्लान इट आउट। मेरे को लगता है कि बहुत जल्दी तो नहीं, मतलब इवेंचुअली यस, बट आई डोंट सी दैट हैपनिंग इन द नेक्स्ट 1 year, because अभी there are n number of problems that needs to be solved, that the industry need to solve for us to be in a position to practically create some dent there. तो वो टाइम वाली बात है, बट डेफिनेटली आएगा, और हम तो काफी will continue to be on top of it, but now is not the right time to start focusing on that, but probably 1 year, 6 months, 1 year down the line, maybe yes. सुमित, बिटकॉइन को इथेरियम ने बोला कि बिटकॉइन इज डेड, इथेरियम इज द फ्यूचर। इथेरियम को सोलाना Bitcoin बोल रहा है को कि सोलाना बोल रहा है इथेरियम इज डेड, सोलाना इज द फ्यूचर। सोलाना को बाकी एलवंस बोल रहे हैं कि सोलाना इज डेड, एलवंस रेस्ट ऑफ द एलवंस आर द फ्यूचर। व्हाट इज योर टेक कि इसमें से फ्यूचर कौन सा और डेड कौन सा है? ये ना, ये यू थिंक इथेरियम हेट इज डेड? ट्रायंगल, हेट क्वाड्रिलेटरल, हेट मल्टीलेटरल, वो चल रहा है। मैं उससे थोड़ा बाहर रहना चाहूंगा, बट ठीक है, मतलब चीजें हैं, मतलब सोशल मीडिया में यही चलता है। मतलब आई थिंक वन थिंग, पीपल वांट टू हैव अच्छा, ये एक्सट्रीम ओपिनियन। ये सोशल मीडिया पे चलता है। यू स्टिल बिलीव कि नहीं, इथेरियम कैन नॉट बी डेड? मतलब मेरे को लगता है कि सी, बिटकॉइन इज अ नेटवर्क इफेक्ट गेम, राइट? इथेरियम इज अ टेक्नोलॉजी गेम, टेक्नोलॉजी प्ले। टेक्नोलॉजी सोलाना? जहां पे अच्छी होगी, हाँ, टेक्नोलॉजी जहां पे अच्छी होगी वहां पे डेवलपर्स आएंगे। इथेरियम, सोलाना, आई विल नॉट एंटर इनटू दैट जोन, बट आई थिंक इकोसिस्टम वाली बात है, इकोसिस्टम डेवलपर्स, वो मेरे को लगता है इथेरियम में जाते हैं, अगर आप एक्चुअल नंबर्स पे देखो। If you look at the right metric, so Ethereum has a strong community of developers, and the uh, current facts or current number says that uh, uh, Ethereum is where
most of the development will happen. New things will get built on. Maybe Solana may be able to overtake. वो सब चीजें possibility है, but as of now it's more inclined towards Ethereum. ओके, ऑसम। सो लास्ट क्वेश्चन जो कि मैं पूछना चाहूँगा कि आप भी जंग पे जा रहे थे, अब आपको भी जंग पे जाना है, और आपको भी जंग पे लड़ने के लिए एक सिपा सालार चाहिए जो जंग पे फाइट कर सके फ्रंट पे, ठीक है। और आप नीरज जो है वो बीमार है, नीरज घर में है, वो ही उसने पहले ही अर्जी दे दी है। ऐसे मत करो नहीं 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 नहीं, नीरज कह रहा है कि भाई मेरी छुट्टी है, लीव एप्लीकेशन दे रखी, मैं नहीं आ रहा, ठीक है। तो आपको मैं ऑप्शन दे रहा हूँ कि इनमें से किसको आप लेके जाना अच्छा, आप चाहोगे, option देंगे। ठीक है। ब्रायन आर्मस्ट्रॉन्ग, सीजी, विटालिक और संदीप नेहलवाल, इनमें से आप किसको लेके जाना चाहोगे? मैं ब्रायन को लेके जाना चाहूंगा, बिकॉज विटेलिक की बातें आधी बातें समझ में नहीं आएंगी, राइट। एंड और सीजी वगैरह तो मतलब अलग लीग है, नॉट आई विल नॉट फील माई सेल्फ रिलेटेड टू दैट। संदीप भाई है, मतलब संदीप इज अ वेरी वेरी क्लोज फ्रेंड, भाई है काफी। आई रीच आउट टू हिम, जनरली डिस्कशन करना होता है, बट इस जंग पे मुझे लगता है कि ब्रायन ब्रायन से आर्मस्ट्रॉन्ग, हेल्प मिलेगी, तो मैं उनको लेके जाना चाहूंगा। राइट। आपका कभी उनसे चलिए, इंटरव्यू हो तो आप उनसे ये चीज बोलना कि सुमित से ये सवाल पूछा गया था। आई विश के ब्रायन आर्मस्ट्रॉन्ग कभी हमारे पॉडकास्ट पे आ सके, चैनल हमारा इतना बड़ा हो मतलब सके। नेक्स्ट टाइम उनको बोलता हूँ, जब भी कॉल होगा कि यार इंडिया में आपको पॉडकास्ट करना चाहिए। हाँ, करना चाहिए, मेरे ख्याल से इंडियन ऑडियंस को केटर करने के लिए हमसे बेहतर जो ज़रिया है, आई थिंक वो एक बेहतर ज़रिया है इंडियन ऑडियंस से कनेक्ट करने का। और भी बहुत चैनल्स हैं, बट डेफिनेटली वी कैन हैव अ गुड कन्वर्सेशन अराउंड इंडिया। बाकी तो वो ग्लोबल इतने लोगों को इंटरव्यू देते ही हैं। चलो विद बहुत ही अच्छा लगा सुमित, थैंक यू वेरी मच। बेस्ट पार्ट पॉडकास्ट में ये लगा कि ना, जो मैं इसको समराइज कर देता हूँ कि यू आर वेरी ऑनेस्ट अबाउट, यू टुक एवरी क्वेश्चन लिटरली। मतलब आई वाज थिंकिंग कि यू माइट से कि नहीं यार ये वाला छोड़ देते हैं, मतलब मुझे लगता है कि ये एक खासियत है कि दैट्स द वे यू हैव बीन एज एन इंडिविजुअल, कि यार जो है वो है, जो इश्यूज है वो ठीक है यार, दिस इज माई रिएक्शन एंड दैट्स ओपन। यू आर वेरी ट्रांसपेरेंट ऑन ट्विटर ऑल्सो, इन योर रियल लाइफ ऑल्सो। ट्रैफिक है तो मैं पैदल भी चल लूँगा, ऑटो भी ले लूँगा, राइट। एंड जब आपके एम्प्लॉय से बात होती है तो जो आप टीम से बात होती है तो वो भी यही कहते हैं कि यार सुमित इज़ लाइक अ गो टू मैन। पता ही नहीं लगता कि वो किसी सीनियर से बात कर रहे हैं, फाउंडर से बात कर रहे हैं। दे हैव ऑलवेज बीन अ कल्चर ऑफ फ्रेंडशिप. So I think it's a great culture that you built at CoinDCX. You as an individual is doing really great. CoinDCX as an exchange is very great. I am very bullish on you. If I have to, I echo with अजीत खुराना जी. उनसे मेरी ऑफलाइन जब बात हुई, मैंने कहा जी आपने क्यों चूज़ किया, मैंने ऑन कैमरा नहीं पूछा, मैंने ऑफलाइन पूछा, तो मैं कॉम्प्लीमेंट दूंगा, मेरी भी एक्चुअली वही सोच है। उनका ये कहना था कि यार सुमित के साथ ना एक एडवांटेज ये है, वो स्लो चलता है लेकिन स्ट्रांग चलता है, और लंबी रेस के लिए वही इंसान चाहिए होता है जो स्लो चले लेकिन स्ट्रांग चले, जल्दी वाला नहीं। तो ये कॉम्प्लीमेंट था आपके लिए। थैंक यू सो मच। चलिए, विद दिस थॉट, थैंक यू वेरी मच सुमित, थैंक यू। थैंक यू काशिफ भाई। ओके, आई हैव टू ड्रॉप ऑफ टू अनदर कॉल, बट मजा आया बात करके, एंड करते रहेंगे, वी विल कंटिन्यू। सेम है। ओके, बाय। थैंक यू, बाय। तो ये थे हमारे साथ सुमित गुप्ता। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक बार लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना यार, अगर अभी तक नहीं किया चैनल पे। विद दिस थॉट, थैंक यू वेरी मच।